शुरुआत आर्मी डे सेलिब्रेशन के साथ राजस्थान में आज आर्मी डे परेड पर उन खौफनाक मिसाइल्स का प्रदर्शन हुआ जिसने आज से 8 महीने पहले करीब 600 किलोमीटर दूर मुनीर और उसकी सेना को छठी का दूत याद दिला दिया था। दहशत के साए में मुनीर अपने बंकर में छिपा था, कयामत की रात में अल्लाह से बचने की दुआ कर रहा था। और उसकी वजह ये हथियार है जिनके नाम लेने से ही मुनीर खौफ के साए में रहते हैं। आर्मी डे परेड पर भारत की सैन्य शक्ति, स्वदेशी हथियार प्रणालियों और मानक क्षमता का शानदार प्रदर्शन दिखा। जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मनों पर सटीक हमलों में सक्षम इन हथियारों के प्रदर्शन भर से ही मुनीर अपने बंकर में छिप गया है। हथियार का प्रदर्शन जयपुर में हो रहा था, लेकिन उसका असर 663 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में दिखा, जहां हिंद की सेना के शौर्य प्रदर्शन भर से ही मुनीर और शहबाज दहशत में थे। दरअसल जयपुर में 78वें आर्मी डे परेड का आयोजन किया गया, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल, आधुनिक हथियार प्रणाली और बख्तरबंद वाहन प्रदर्शित किए गए। बता दें कि पीएम मोदी के सुझाव के बाद अब आर्मी डे की परेड दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग शहरों में आयोजित की जाएगी। जयपुर में हुए आर्मी डे परेड में सेना की नई बटालियन ने भी हिस्सा लिया। इनमें सबसे खतरनाक था भैरव बटालियन। सरप्राइज, स्पीड और शॉक करने वाली की कला में माहिर भारतीय सेना के नए भैरव कमांडो बटालियन अब दुश्मन के काल बने। भैरव बटालियन रक्षक तब डटे हुए, और इसका अंदाजा आप इनकी परेड देखकर ही लगा सकते हैं। चेहरे पर सख्त भाव और एक साथ कदम ताल। ये ऐसी कमांडो फोर्स है जो पलक झपकते दुश्मन की सीमा में घुसकर ऐसा प्रहार करती है कि उन्हें संभलने का मौका तक न मिल पाए। और पीओके में बैठे मूसा जैसे आतंकी की कब्र खोदने में जरा भी समय नहीं लगाते। ये हिंदुओं की गर्दन काटने से, जिहाद का रंग बुलंद करने से, बदर की तारीख रकम करने से, फतह मक्का की तारीख रकम करने से तुम्हें आजादी मिलेगी। मुनीर के इन आतंकियों की कब्र खूंखार बटालियन भैरव ही खोदेगी, जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इक्विप और ट्रेन किया जाना। इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत भैरव बटालियन, अश्नी प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी जैसे नई इकाइयां खड़ी की गई हैं। सीमा पर घुसपैठियों का सफाया करना हो या आतंकी लॉन्च पैड को तबाह करना, भैरव बटालियन इसके माहिर खिलाड़ी हैं। भारत के शौर्य की एक तस्वीर जम्मू कश्मीर से भी सामने आई, जहां आतंक की हर साजिश को कुचलने की तैयारी में एनएसजी की तैनाती देखने को मिली। 26 जनवरी की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एनएसजी यानी ब्लैक कैट कमांडो मोर्चे पर उतर चुके। आतंकियों के खिलाफ निर्णायक वॉर के लिए सेना, पुलिस और एनएसजी का ज्वाइंट एक्शन शुरू हो चुका है। और साफ है कि अब दहशतगर्दों के लिए घाटी में कोई ठिकाना नहीं बचेगा, क्योंकि खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। एनएसजी कमांडो अब एसओजी जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। यही वो ब्लैक कैट कमांडो हैं जो इन जवानों को जो है वो अब ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि लगभग 70 से 80 के करीब जो पाकिस्तानी आतंकी हैं वो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, जो आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। एनएसजी एसओजी के साथ डॉग स्क्वाड भी मोर्चे पर मौजूद है, ताकि आतंकियों को जरा सी भी चूक का मौका न मिले। हाईटेक हथियारों और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस एनएसजी एसओजी जवानों को रियल ऑपरेशन जैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। यानी साफ है कि घाटी में आतंकी हर साजिश नाकाम होगी, क्योंकि अब एनएसजी सेना और पुलिस के साथ मोर्चे पर है और आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के जिन आतंकी फैक्ट्री को ऑपरेशन सिंदूर से तबाह किया गया था, पाकिस्तान उन पर फिर जान भरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की फंडिंग से मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर को दोबारा एक्टिव करने की तैयारी हो रही है। अब बात बॉर्डर पर योगी फोर्स के एक्शन की। घुसपैठियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अभियान चल रहा है। गांव हो या शहर, हर जगह घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। और इस दौरान यूपी एटीएस को बिहार के सीमांचल से अवैध दस्तावेज बनाने के इनपुट मिले, जिसके बाद योगी फोर्स तत्काल एक्शन में आ गई। और लखनऊ से 872 किलोमीटर दूर बिहार के किशनगंज पहुंच गई। यहाँ के ठाकुरगंज से अरमान नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि अरमान फर्जी तरीके से आधार और दूसरे पहचान पत्र बनाता था। इसके ठिकानों से लैपटॉप, थंब स्कैनर, प्रिंटर और संदिग्ध दस्तावेज भी मिल गए हैं। काफी दिनों से इस काम में जुटा हुआ था और कई लोगों के फर्जी दस्तावेज बना चुका था। बिहार के किशनगंज की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है और बांग्लादेश के काफी करीब है। काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सीमांचल के रास्ते रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में घुसते हैं, जिसके बाद योगी फोर्स ने जांच के दायरे को बढ़ाया और बांग्लादेश की सीमा के पास जाकर संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अरमान से पूछताछ में घुसपैठ को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के लिए जितने कठोर हैं, वहीं उनका दिल मासूम बच्चों के लिए उतना ही नरम है। अक्सर छोटे बच्चों के लिए वो अभिभावक की भूमिका में नजर आते हैं। उनके इसी सॉफ्ट अंदाज का एक नया वीडियो सामने आया है।
इस वीडियो में सीएम योगी एक छोटे बच्चे को दुलार कर रहे हैं। बच्चे के संग खेलते हुए वो जब प्यार से पूछते हैं कि क्या चाहिए, तो देखिए बच्चा कैसे मासूमियत से जवाब देता है। और क्या चाहिए बताओ? चिप्स। छोटे बच्चे की मासूमियत सीएम योगी को भी ठहाका लगाने को मजबूर कर देती है। वो बच्चा बड़े प्यार से अपनी ख्वाहिश सीएम योगी के पास जाकर कान में कहता है। सीएम योगी भी उसका दिल नहीं तोड़ते, अफसरों को दौड़ाकर उसके लिए चिप्स मंगाते हैं और इसी तरह उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब सीएम योगी बच्चों को दुलार करते नजर आए। एक बार तो सीएम ने अपने हेलीकॉप्टर में ही बच्चों को बिठा लिया। वहीं जनता दरबार के दौरान भी वो अक्सर बच्चों को चॉकलेट बांटते नजर आते हैं। देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोग दान करते हैं। इस दिन गंगा में स्नान करना काफी शुभ माना जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के मौके पर लोक कल्याण मार्ग पर अपने आवास पर गायों को चारा खिलाया। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय संस्कृति और परंपराओं में रचे बसे नजर आए। पीएम मोदी ने अपने आवास पर गायों को चारा खिलाया और उनके साथ कुछ भावुक और स्नेहपूर्ण पल बिताए। पीएम मोदी की सादगी और पशु सेवा के प्रति उनका जुड़ाव साफ दिखता है। मकर संक्रांति पर गौ सेवा को विशेष पुण्य माना जाता है। पीएम मोदी का ये कार्य न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, पशु प्रेम और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का संदेश भी देता है। प्रयागराज में संगम की रेती पर आस्था का महाकुंभ उमड़ा। कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर को चीरते हुए लाखों श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति का पुण्य स्नान किया। हर दिन माघ मेले में श्रद्धालुओं की संख्या का रिकॉर्ड बन रहा है। अब जिधर नजर दौड़ाइएगा उधर श्रद्धालुओं को ही पाइएगा। हर घाट श्रद्धालुओं से पटे दिख रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का रेला संगम तट पर उमड़ रहा है। प्रयागराज माघ मेले में मकर संक्रांति के मौके पर आस्था का जो जनसैलाब है वो संगम की रेती पर उमड़ा है। सुबह 10 बजे तक 36 लाख लोगों ने डुबकी लगाई। दोपहर 12 बजे तक ये आंकड़ा 54 लाख पार कर गया। इस साल मकर संक्रांति पर 1.5 से 2 करोड़ भक्तों की डुबकी लगाने का अनुमान है। माघ मेले में हर दिन रिकॉर्ड ऐसे ही टूट रहा है। सीएम योगी हर व्यवस्था को खुद देख रहे हैं। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर एटीएस कमांडो और एआई कैमरों की नजर है। ड्रोन दिन रात उड़ रहा है। घाट पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात है। इस व्यवस्था से लोगों को भरोसा और बढ़ा है और लोग यहाँ स्नान करने आ रहे हैं। कल्पवासियों की साधना और हठ योगियों का तप इस मेले को अलौकिक बना रहा है। मकर संक्रांति के इस महापर्व पर श्रद्धा, शक्ति और सुरक्षा का अद्भुत संगम देखने को मिला। जिस तरह से माघ मेले में भगवा लहरा रहा है, उससे साफ है कि इस साल श्रद्धालुओं का आंकड़ा पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ देगा। देवभूमि उत्तराखंड में अब ढोंग और पाखंड के लिए कोई जगह नहीं है। एक तरफ सरकार ऑपरेशन कालनेमी के जरिए फर्जी बाबाओं पर शिकंजा कस रही है, तो दूसरी तरफ अब जनता भी इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत बनती नजर आ रही है। इस कड़ी में एक बार फिर से फर्जी बाबा बेनकाब हुआ है। भगवा चोला पहनकर साधु संत होने का ढोंग रच रहा ये व्यक्ति लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा था। स्थानीय लोगों को जब इसके हाव भाव और गतिविधियों पर थोड़ा शक हुआ तो सवाल पूछे गए, पहचान मांगी गई और यही ढोंगी बाबा की पोल खुल गई। ये देखिए आप लोग, ये फिलहाल इनका आधार कार्ड है। फर्जी आधार कार्ड बना के नैनीताल में इस तरीके का ये माहौल फैला रहे हैं। गायत्री मंत्र सुनाओ जरा भाई। गायत्री मंत्र अभी सीखा नहीं और गायत्री मंत्र अभी सीखा नहीं और ये अपने भेष धारण कर लिया। दो है सुना दो। इससे पहले सीएम धामी भी ऑपरेशन कालनेमी चला चुके हैं। राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ऐसे सनातन धर्म को बदनाम करने वाले जहां से आए हैं उनको वहीं भेजने का काम हम कर रहे हैं। यानी अब आस्था की आड़ में धोखाधड़ी करने वालों के दिन पूरे हो चुके हैं और सनातन को बदनाम करने वालों को देवभूमि में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड में भी अब ज्वेलरी शॉप में बुर्का पहनकर आने वाले कस्टमर को संदिग्ध माना जाएगा, इसलिए उन्हें कोई ज्वेलरी नहीं बेची जाएगी। ज्वेलरी शॉप्स में लूट की बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने ये कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश से नकाब पर नो ज्वेलरी वाला शुरू हुआ ये सिलसिला बिहार से होते हुए अब झारखंड तक पहुंच गया है, जिसके लिए राज्य के सभी जिलों को पुलिस ने अलर्ट कर दिया है। यानी झारखंड में भी उन लोगों को ज्वेलरी शॉप में एंट्री नहीं मिलेगी जो बुर्का, घूंघट, हेलमेट या फिर मास्क पहने होंगे। ज्वेलरी के दुकान है, खासकर जो बड़े दुकान है, तो वहाँ पे कोई भी नकाबपोश नहीं आएगा। मास्क लगा के, औरत भी आएगी तो हिजाब और ये सब लगा के नहीं आएगी। इन सबका चेहरा ओपन होना चाहिए।
हालांकि पुलिस के इस फरमान का विरोध भी शुरू हो गया है। मुस्लिम समाज ने उनके समुदाय को टारगेट करने का आरोप लगाया। ये तुगलकी फरमान है, इसका हम कंडम करते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि सराफा दुकान, ज्वेलरी शॉप में नकाब पहन करके हम एंट्री नहीं देना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर एक महिला गार्ड को रखें। भले ही इस आदेश का विरोध हो रहा हो, लेकिन पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि अगर चेहरा ढककर जबरदस्ती ज्वेलरी शॉप में घुसे तो कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। हैदराबाद में एक मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। मंदिर में घुसकर हुई तोड़फोड़ के खिलाफ हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए हालात को काबू में किया। हालांकि घटना को लेकर इलाके में अभी भी तनाव बरकरार है। जिस मंदिर में तोड़फोड़ की गई वो हैदराबाद के पूरनपुर दरवाजा इलाके में है। जब मंदिर में तोड़फोड़ का पता चला तो लोग आग बबूला हो उठे। देखते ही देखते सैकड़ों हिंदू मंदिर के बाहर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। उधर पुलिस ने हालात बिगड़ते देख लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ दिया। उधर मामले में उस वक्त सियासी रंग ले लिया जब असदुद्दीन ओवैसी घटना वाली जगह पहुंच गए, क्योंकि वहां दरगाह को भी तोड़ा गया था। मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा कि जो तुम्हारे जो एमआईएम के जो ब्रोकर है, जो पाल रखा है कि मंदिरों पर खंडित करो, मंदिरों पर हमला करो, उनको संभाल ले, क्योंकि हिंदू अब एक्शन का रिएक्शन भी देना सीख गया है। मंदिर में तोड़फोड़ को बीजेपी ने हिंदू आस्था पर हमला बताया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक के लिए चरमपंथी ताकतों को मनमानी करने की खुली छूट दे रखी है। और अब बात बीएमसी चुनाव की। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में सबसे अहम बीएमसी है, जहां 2017 के बाद 2027 सीटों पर मतदान हुआ। यहां बहुमत के लिए 114 का आंकड़ा जरूरी है। अब शुक्रवार को पता चलेगा कि कौन मुंबई का किंग बनेगा। बीएमसी चुनाव में सीएम देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं ठाकरे बंधुओं, उद्धव और राज की पार्टियों का गठबंधन बीएमसी की सत्ता में वापसी की कोशिश में है। वोटिंग के बीच उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई जगहों से मतदाताओं की उंगली से स्याही पोंछने की शिकायतें आ रही हैं। बहुत सारी शिकायतें आ रही है। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने उद्धव के आरोपों को नकार दिया है। इधर बीएमसी चुनाव में फिल्मी सितारे और क्रिकेटर्स ने भी वोटिंग की। सुनील शेट्टी से लेकर सचिन तेंदुलकर तक ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये चुनाव ठाकरे परिवार के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अगर बीएमसी हाथ से निकलती है तो ठाकरे परिवार की राजनीति की राह बेहद कठिन हो जाएगी और बीजेपी यही चाहती है और इसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बुर्के वाली मेयर से लेकर बुर्के वाली पीएम तक का मुद्दा उठा। मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे को खूब भुनाया। चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम मतदाताओं की खूब तालियां भी बटोरी। आइए अब जानते हैं कि मतदान के दिन उन महिलाओं का क्या रुख रहा। और जब वोट देकर मुस्लिम महिलाएं निकली तो मुंबई में जी न्यूज संवाददाता ने इस मुद्दे पर उनकी राय जानी। ज्यादातर महिलाएं इस बात का समर्थन करती दिखी। बनना ही चाहिए ना, अच्छी बात है ना। बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकते? ये क्यों नहीं बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। हालांकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि उनके लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। मेरे लिए इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक हिजाब वाली बने या नॉन हिजाब वाली बने। शुक्रवार को परिणाम भी आ जाएगा और पता चल जाएगा कि मुस्लिम महिलाओं के मन में क्या है। अब खबर बिहार से है, जहां तेज प्रताप के भोज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तेज प्रताप यादव एक महिला सिंगर को हड़काते दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि यादव जी वाला गाना बंद करो, भक्ति गाना गाओ। भगवान वाला। दरअसल बुधवार को तेज प्रताप के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में गीत गाना गाने आई महिला गायिका ने जैसे ही यादव जी वाला गाना शुरू किया तो तेज प्रताप को गुस्सा आ गया। यादव जी वाला गाना भजन गाओ, कृष्ण भगवान का। तेज प्रताप समझ रहे हैं सियासत में लंबी पारी खेलनी है तो विवादों से बचना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसे ही गानों से आरजेडी को भारी नुकसान हुआ था। यूपी की सियासत में श्री राम का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। भगवान श्री राम को लेकर अब बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे लेकर अखिलेश के ये सनातन बीजेपी के निशाने पर आ गए। दरअसल सपा सांसद सनातन पांडे ने ये कहकर सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया कि उन्हें मंदिर ही नहीं मस्जिद में भी भगवान राम दिखाई देते हैं। हम तो मंदिरों में जाते हैं तो मस्जिदों में जाते हैं, हमको तो हर जगह भगवान ही दिखाई देते हैं। और हमारे विद्वानों ने पहले बता भी चुके हैं लोग
कि हम में, तुम में, खड़क खम में, घट घट व्यापेरा। राम तो सर्वत्र व्याप्त है। सपा सांसद का यह बयान राहुल गांधी के अयोध्या दौरे को लेकर दिया जवाब था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को श्री राम में आस्था है, इसलिए वो अयोध्या आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब सपा नेता राम के नाम पर सियासत कर चुके हैं। चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह तो भगवान राम को समाजवादी बता चुके हैं। हम लोग राजा राम के समर्थक हैं। वो राजा राम जो वनवासी थे, जो समाजवादी विचार के थे। यूपी की सियासत में राजा राम को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान होना तय है। अब खबर झारखंड से है, जहां ईडी के दफ्तर में राज्य की पुलिस पहुंच गई। कहा जा रहा है कि झारखंड पुलिस ईडी के ऊपर लगे आरोपों की जांच के लिए पहुंची थी, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि ईडी के खिलाफ विपक्ष की सरकारें ममता मॉडल की तरह क्यों आक्रामक हो रही हैं। ईडी दफ्तर में रांची पुलिस की टीम पहुंची है। तस्वीरों में जो पुलिस पदाधिकारी नजर आ रहे हैं वो डोरंडा थाना प्रभारी है। रांची पुलिस का कहना है कि वो ईडी के 2 अफसरों पर मारपीट के आरोप की जांच के लिए पहुंची थी। प्रतीक और शुभम नाम के अफसरों पर पेयजल कर्मी से मारपीट का आरोप है। कुछ दिन पहले कोलकाता में भी ममता बनर्जी सरकार ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए थे। पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड की ये तस्वीरें बयां कर रही है कि एजेंसियों पर भेदभाव के आरोप पहले से ज्यादा गहरे हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बढ़ते राजनीतिक टकराव के बीच क्या संवैधानिक संस्थाओं को संकट में डाल दिया है? क्या पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी नहीं है कि संस्थाओं में भरोसा बहाल रहे? क्या राजनीतिक फायदे के लिए लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है?